नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको हम हर दिन किसी नई शख्सियत से मिलवाते हैं और जो ख़बरें आप अखबारों में, टेलीविज़न में देख रहे हैं उसके पीछे की खबर क्या है और क्या हालात हैं, जो हमसे बेहतर जानने वाले लोग हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप भी काफ़ी बड़ी तादाद में देख रहे हैं। तकरीबन 50 मुल्कों में मीडिया स्टार वर्ल्ड देखा जा रहा है। आज जो मुल्क के हालात, ख़ास तौर पर जो हिंदुत्व के नाम पर, उग्र हिंदुत्व के नाम पर, बल्कि मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और जेएनयू में जिस किस्म से एक तरह से नंगा नाच हुआ है और पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उससे पहले हमारे सामने जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ वो हमारे सामने। अब पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ख़िलाफ़, वो हुकूमत अभी खुल करके कोई ऐसी बात नहीं कह रही जिसमें यह लगे कि कोई उन्होंने इरादा बदला है। कभी कभी ऊपर नीचे की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे हालात नहीं लगते कि हुकूमत ने कोई फ़ैसला अपना बदल दिया हो। पूरे मुल्क में सैकड़ों यूनिवर्सिटियों में, हज़ारों कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके साथ सभी तबक़ात के लोग उस प्रोटेस्ट में हिस्सा बने हुए हैं। और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स ने इसको शुरू किया है और वही आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इसमें ज़्यादा फोर्स और दम और ताकत नज़र आ रही है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलावा शाहीन बाग एक बहुत अहम एक स्पॉट बन गया है। सारे मीडिया के लोग जाकर के, ख़ास तौर पे वहाँ ख़वातीन और बच्चे सब बैठे हैं। तो आखिर पूरे मुल्क में क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं और इस तेज़ ठंड में मुसलसल सड़कों पर हैं। मेरे साथ आज मीम अफजल साहब, यानी मोहम्मद अफजल साहब, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, 2 मुल्कों में एम्बेसडर भी रहे हैं, अंगोला और तुर्कमेनिस्तान। और एक लंबा सफ़र है आपका पत्रकारिता जर्नलिज्म में। अखबार नौ आपका अखबार बहुत बहुत अच्छा चलता रहा है और मैं तो उसका रीडर बहुत ही रेगुलर रहा हूँ। वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। अफजल साहब, आप बताइए कि एक जर्नलिस्ट, एक पॉलिटिशियन के तौर पर आप मुल्क को इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसे आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है, क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से जी एक्टिव सियासत में रहा हूँ। जी जी जी। उसके बाद जर्नलिज्म में आया और फिर बाकायदा सियासत में आया। फिर मुझे मौका मिला तो मैं डिप्लोमेसी में भी गया। जी जी जी। तो और बड़े कामयाबी के तौर पर के साथ आपने काफ़ी तजर्बा मिला जी, और चीज़ों को समझने का भी, दुनिया भी काफ़ी घूमी। मैं ये कहूँगा कि पिछले 40-45 साल में, बल्कि ये कहना चाहिए 50 साल में, जी जी, जब से होश संभाले हैं, ऐसा ख़राब वक्त मैंने कभी नहीं देखा। जी जी जी। यकीनन 1992 में जो हालात हुए थे, हाँ, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, जी वो वक्त भी बहुत कड़ा था। जी जी। लेकिन उस वक्त जो वो एक कहना चाहिए रद्द अमल था। जी जी। आज जो है पूरी एक साजिश के तहत, पूरी प्लान के तहत इस मुल्क के अंदर अक़लियतों को तबाह और बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है जी और जिस नंगेपन से हो रही है, जी, वो इससे पहले कभी नहीं हुई। जी जी जी। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। जी हिंदुत्व पर इस वक्त बात करना मुझे लगता है कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जी जी। वो इतना समझा हुआ मसला है, हाँ कि आज हिंदुस्तान के जितने भी रोशन ख्याल लोग हैं, जी और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान इसमें कोई अकेला पड़ गया है। जी जी जी। इसकी खूबी यही है कि सभी लोग इसमें बड़ी जुड़े। तादाद जो है उसके अंदर गैर मुस्लिम हजरात की है। और जो हिंदुत्व का भी मामला है वो भी अब लोगों की समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ पावर गेन करने का तरीका था और उसको जारी रखने का तरीका है। जी जी जी। लेकिन उसके साथ साथ एक हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो गुरु गोलवालकर और सावरकर के सावरकर लोगों ने, जी, सावरकर जैसे लोगों ने जिसमें जिसको गूंदा है, जी 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 उस गूंदे हुए आटे की रोटी पकाने की कोशिश जी जी जी, की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
और लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि लोगों के खून से गूंदा जा रहा है। मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हुए हैं, और बड़ी गैर मामूली और अजीब बात यह है कि जो विक्टिम है उसी के खिलाफ FIR हो रही हैं। जो 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 अखलाक का मारने वाला, दादरी वाला था, उसको सरकारी नौकरी दी जाती है, इज्जत दी जाती है। ये यानी सिस्टम पर लोगों का भरोसा ख़त्म हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बात है किसी भी डेमोक्रेसी के। देखिए, सरेदस्त मैं समझता हूँ इन सब बातों पर तो हम बहुत बहस कर चुके हैं। जी जी जी। और आपने भी अपने इस चैनल के ज़रिए से, इस वेबसाइट के ज़रिए से बहुत कुछ उठाया है। जी 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 जी। मैं देखता रहता हूँ आपका पाबंदी के साथ। जी जी। लेकिन इस वक्त जो NRC और CAA का जो मामला है, जी जी, और उसके बाद अभी फिर जो नया एक सिलसिला नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR जो एक लेकर के आए, जी जी जी, ये ऐसा लगता है कि इसके दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि मुल्क में एक मैसेज दिया जाए कि हमने जो मुसलमानों के बारे में, अक़लियतों के बारे में आपको बात बताई है, यानी हमने जो उनके बारे में कहा कि बहुत ख़राब लोग हैं, या ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से जिस तरह का सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चलता है, उसको अगर आप गहराई से देखें तो उसमें एक ही चीज़ है, कोशिश की जा रही है कि इस देश के 80% 85% लोगों को 15% लोगों से डराया है। मैं वही बात कह रहा हूँ। ये इतना एक तरह से जो विक्टिम है उसको जालिम की शक्ल दी जा रही है, और जो जालिम है उसको मजलूम की शक्ल दी जा रही है। इसका एक और पहलू बताता हूँ। हाँ हाँ। देखिए, हिंदुइज्म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जी। हिंदू धर्म जो है वो हजारों साल के डेवलपमेंट में बना है। हिंदू इज बाय बर्थ। हाँ। हिंदू इज नॉट बाय कन्वर्जन। हाँ हाँ, सही। यानी हिंदुस्तान का एक भी हिंदू कन्वर्ट होकर के हिंदू नहीं बना। जी 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 जी। और आज 100 करोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी रिलीजन की खराबी नहीं है, उसकी अच्छाई है। हाँ। कि उसको इसकी स्ट्रेंथ मिली। सही। उसके पीछे रीजन क्या था? जी। कि हिंदुइज्म की सबसे खास जो ताकत मैं समझता हूँ वो है इलास्टिसिटी। जी। उसके अंदर जो लचक है, नरमी है, जो नरमी है, इंसानियत भी है, जो कहना चाहिए सहनशीलता है, जी जी जी, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो है। हाँ। आज एक नई सोच डेवलप कर रही है कि नहीं, आपको सहनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है, जी जी, आपको नर्म होने की जरूरत नहीं है, हाँ। आपको लोगों को अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खतरा है उन लोगों से जो हजारों साल के प्रोसेस में भी 15% से आगे नहीं जा सकते। जी जी जी, उनसे खतरा है, उनसे खतरा है जी। मेजॉरिटी अपनी दौलत किसके पास है आज हिंदुस्तान के अंदर? जाहिर किसके पास है? जाहिर, की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बैंकों से लोन किसको मिलते हैं कारोबार करने के लिए? जी जी, इनका इसमें मुसलमानों का हिस्सा तो 0.5% भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आप देखा जाए तो एजुकेशन में पीछे हैं, सरकारी नौकरियों में नहीं है, सरकारी नौकरियों में 16% से घस करके आज 3% भी नहीं है। जी जी जी, और आगे चल के शायद इतने भी नहीं रहेंगे जिस तरह की पॉलिसीज हो रही हैं। हाँ। तो उन लोगों से आप एक मजबूत, एक अच्छे, एक टॉलरेंट मजहब से लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको सिर्फ बिल्कुल हिंदू मान रहा है, या ये वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत उबाल आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क के अंदर जो तहजीबी जड़ें हैं और जो गंगा जमनी तहजीब का जो माहौल जो है, कंपोजिट कल्चर, बहुत कंपोजिट कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है, और वो अपनी शक्ल लेकर आएगा। जी 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 जी। अच्छा, आज जो आप देख रहे हैं ये जो कुछ हो रहा है, उसके अंदर आना शुरू हो गया। हाँ। ये तलबा, आपने एक बात कही अभी जी जी कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान में इन 3 चीज़ों को लेकर के 2 मूवमेंट चल रहे हैं। हाँ। एक मूवमेंट वो है जो हमारे तलबा चला रहे हैं, और जिसके बारे में बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ताकतवर मूवमेंट है। जी जी। और इसमें एक आम आदमी शामिल है। जी जी। और उसमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बड़ी तेजी से रात में JNU में वाक़ा होता है, रात में ही AMU और जामिया और सब एक्टिव हो जाते हैं। जी जी। और उस सर्दी में जब कड़ाके की दिल्ली में सर्दी पड़ रही, और उसके लिए कोई भी सियासी पार्टी इतना क्विकली कभी कुछ नहीं कर सकती, वो इतने, हाँ वो बिल्कुल। लेकिन हाँ, दूसरा मूवमेंट पॉलिटिकल भी है साथ में। हाँ, देखिए, मुझसे भी किसी ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं आगे नहीं आ रही है, हम जान के नहीं आ रहे। हाँ, मैं आपको बता दूं, मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, जिम्मेदार कांग्रेसी लीडर भी हैं, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ। जी, आप। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई?
कांग्रेस पार्टी ने। एनआरसी के खिलाफ और सीए जब बिल आया था, सीएबी, उसके खिलाफ सबसे मजबूत आवाज अगर पार्लियामेंट में उभरी और स्टेट्स में उभरी, वो कांग्रेस ने उठाई। तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट एक अलग चल रहा है और वो भी एक्टिव है बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे ममता बनर्जी हैं, दूसरे और एक दूसरे को सपोर्टिव भी हैं, ये एक तरह से सपोर्टिव भी हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सियासत के लोग इन स्टूडेंट्स मूवमेंट में नहीं जा रहे, वरना भारतीय जनता पार्टी तो ये इल्जाम लगा ही रही है। वो तो इसको बिल्कुल ताकत दी जा रही है और कांग्रेस इसके पीछे है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो कांग्रेस के लिए कह देती है। कई लोगों ने कहा कि आप वहां नजर नहीं आए। हमने कहा जहां प्रियंका गांधी थी वहां हम थे। हम अभी राजघाट के ऊपर धरना था, सबसे आगे हम मौजूद थे। राहुल जी ने जब किया, सब पूरी सोनिया गांधी जी वगैरह सब तमाम लोग थे, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी थी, इसी के खिलाफ किया। उसके बाद हमने रामलीला ग्राउंड के अंदर कहा, वहां भी हम सब थे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के दरमियान में जाकर खड़े होते हैं तो यही सियासतदान है, यही चला रहे हैं। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है मुल्क की, एक तो झारखंड के जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं, वो ख़ास तौर पे CAA और इसके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चला, उसी बीच में इलेक्शन हुए। इसके अलावा इस पूरे एक साल में 5वां स्टेट बीजेपी के हाथ से निकला है, 5 स्टेट। तो इसमें अब जो मोमेंटम है वो किस तरफ जाएगा, कितना, अभी असल में मुश्किल ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त मूवमेंट ऐसे टाइम पे हो रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 साल 4.5 साल अभी बाकी हैं। अगर ये 4 साल गुजर चुके होते और ये 5वां होता तो शायद ये बहुत ही टाइमली होता। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मोमेंटम बाकी रहेगा या क्या सूरत बनेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मोमेंटम तो अभी इस वक्त बन रहा है और अब क्या शक्ल होगी इस पर मैं अगर मेरा अपना एक इसमें व्यू है, मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि ये मोमेंटम जो है ये अपने आप में एक पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है। जी। कुछ लोग इसे इस तरह से भी कह रहे हैं कि इतनी चीज़ें एक के बाद हो चुकी, आर्टिकल 370 का हटाना, अयोध्या पे फैसला, ट्रिपल तलाक, एक के बाद GST और नोटबंदी से पहले ही लोग थक चुके थे। ऐसे हालात में अब शायद लोगों का गुस्सा जो है वो उबल पड़ा है। तो वो उसे किस तरह से मुल्क की पॉलिटिकल तब्दीली के लिए इसको कैसे ये कन्वर्ट कर पाएगी? देखिए, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं बच्चे, वो आज सड़कों पर अगर नजर आ रहा है तो वजीर बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा है। जी बिल्कुल। वो MP बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा है, वो तो अपने फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है। फ्यूचर की लड़ाई मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, या दूसरी पार्टियां इस लड़ाई को पॉलिटिकल इसलिए समझती हैं कि वो सबकी आवाज उठाती हैं। उसके अंदर उनको ये भी देखना है कि हमारे नौजवानों को, जाहिर है कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो मुसलसल पिछले 6 साल से मुसलसल अनएम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसानों के मसले के ऊपर, नौजवानों की बेरोजगारी पर, उसके अलावा महंगाई पर, उसके अलावा तेल की कीमतों पर, और वो और राहुल गांधी जी का वो जो स्लोगन था चौकीदार चोर है, वो भी काफी चला मेरे ख्याल से। वो एक ठीक देखिए, वक्त के साथ साथ बहुत सारे स्लोगन आते हैं और वक्त के साथ साथ वो चलते भी हैं। जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ईमानदारी की बात अगर आप देखा जाए, जैसे कभी बहुत से लोग मोहब्बत में ही शिकायत करते हैं कि भाई कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही। देखिए, हम ही हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां हमसे लाइन लेती हैं। जब हम मैदान में उतरते हैं तो बाकी सब भी एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना जुल्म हुआ, बहुत गैर मामूली, 20-22 लोग मारे गए हैं। जी। उसमें मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी क्या आप समझिए कि 99% बिल्कुल जाहिर मुस्लिम ही हैं विक्टिम। कौन उठाया? किसने उठाया वहां पर सबसे पहले आवाज? कांग्रेस पार्टी ने उठाई। प्रियंका गांधी आज भी वो वाराणसी पहुंची हुई है। जी। और मुसलसल वो जा रही है मैदान के अंदर, लड़ाई को लड़ने का काम कर रही हैं। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है, बाकी पार्टियां सब जमीन पे नहीं उतर रही थी। जी, मैं वही सवाल करने वाला था कि क्या कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके बीच में कोई किसी किस्म का तालमेल है इस सारे मूवमेंट में? कोई ऐसा कुछ बनने जा रहा है कि ये मिलकर के वाकई आगे इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगे? तो मीटिंग हो ही रही है अपोजिशन जमातों की। जी। बदकिस्मती से चूंकि बीच में ट्रेड यूनियन की तरफ से और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन और मजदूरों की जो संगठन थे, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, उससे
बंगाल के अंदर थोड़ा बहुत वायलेंस जी, हुआ, जी, लड़ गए लोग आपस में। जी 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 तो ममता जी नाराज हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी नाराजगी उनकी जाहिर है, अगर किसी की अपनी स्टेट में कोई उनको महसूस होगा कि जो पार्टियां सबको साथ होना चाहिए वही यहाँ पर, उनसे शिकायत पैदा हो गई है, तो वो इस तरह का रद्द अमल आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत होशियार पॉलिटिशियन है, इसको समझ लेगी। जी जी जो आपने कहा राब्ते की बात, देखिए राब्ता तकरीबन तमाम पार्टियों का आपस में चल रहा है। जी जी सब लोग डिस्कस करते हैं जी टेलीफोन लाइन के ऊपर, जी जी इसके ऊपर खुल करके कोई आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ होता रहता है। जी जी कभी भी इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल किसी आइसोलेशन में चली गई। जी 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 ऐसा कभी नहीं होता। ये ज़रूर होता है कि अवामी हिमायत का एक वक्त होता है जी, और वो आसानी से मिलता है। दूसरी बात ये कि आज जो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसके नतीजे में आज लोग ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से अपनी बात को कहकर समझते हैं कि काफ़ी है, जबकि काफ़ी नहीं होता। जी जी जो हमसे बहुत लोग कहते थे कि जब तक ज़मीन पर आप नहीं उतरोगे बात नहीं बनेगी। आज ज़मीन पर हम उतरे और हमारे साथ साथ एक ये मूवमेंट खड़ा जो हुआ है, जी 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 ये ज़मीन पर उतरने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई हुकूमत अगर हिलती है तो इसी से, मैं आपको बता दूं काज़मी साहब, आपने तो अभी यही मुल्क की बात की जी, इस वक्त इंटरनेशनल रिपरकशंस बड़े खराब हैं। जी 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 बहुत हालत खराब है। जो मोदी जी ने पूरा ऑरा बनाया था जी, और वो अपने आप को नेहरू और मार्शल टिटो के लाइन में से अपने आप को समझ रहे थे कि वो शायद उस कैलिबर के नेता बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। जी जी जिस तरह से उन्होंने गुलबैयाँ जो है वो लगाई मुख्तलिफ हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, और उन्होंने बारक ओबामा को जिस तरह से बारक कर दिया। जी 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 ये सब चीज़ें जो है वो जो एक पूरा एक इवेंट जो उन्होंने मैनेजमेंट किया था गैर ममालिक में जाके, आज सब ढेर हो गया। जी जी आज कुछ नहीं है, जाहिर बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डिप्लोमेट रहा हूँ, 70 मुल्क में घूम चुका हूँ। जी 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 और मेरे पास बहुत लोग का फ़ोन भी आते हैं, बताते भी हैं जो एक ज़माने में हमारे गैर मुस्लिम हजरात ख़ास तौर पर गल्फ में और दूसरे मुल्कों के अंदर थे, अफ्रीका के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते थे नहीं मोदी जी इस मुल्क में ज़रूर कुछ करेंगे। आज वो पलट के कहते हैं भाई ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। आज वो मायूस है। हाँ, वो उतना ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे की बात कही उन्होंने और उसमें कुछ निकला कुछ नहीं और हालात दिन ब दिन। दूसरी बात ये, एक बात और बताऊँ, मैं कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता। जी जी मैं कभी ये नहीं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। जी 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 लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनसे ज़्यादा गलत बयानी करने वाला प्राइम मिनिस्टर पहले कभी नहीं आया। जी 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 जी। अब आप देखिए इसी को एनआरसी को लेकर के अमित शाह ने 9 बार तो कम से कम पार्लियामेंट के बाहर जी इसको डिस्कस किया है। बिल्कुल, न सिर्फ डिस्कस किया, कई बार ये कहा कि नेशनल लेवल पर जरूर आएगा। जी जी जी। और एनआरपी के बारे में भी कहा कि पहले एनआरपी है, उसकी बेस है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एनआरसी की खुद कह रहे हैं कि नहीं इसका कोई ताल्लुक। अच्छा, इसी तरह इन्होंने सीए के बारे में भी कहा था, सीए भी एनआरसी का कोई ताल्लुक नहीं। जी जी ये मतलब इस कदर झूठ बोला जाता है इस सरकार में। जी जी। और फिर उसके बाद पलटते हैं। और मोदी जी क्यों पलटे? क्यों पलटे? रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने जो कहा कि एनआरसी का तो कोई जिक्र ही नहीं। कोई जिक्र नहीं है, कोई डिस्कशन। जी जी। और जबकि उनके वजीर दाखिला 9 बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। जी जी। तो ज़रा बताएं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो डाला हुआ है जी, तो आप बताइए कि आप अपने मैनिफेस्टो में से विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे? जी जी जी। और ये कहना इससे बड़ा तो झूठ ही नहीं हो सकता कोई कि साहब एनआरसी का और सीएए का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। पहले ये कहते थे जी। अब कहते हैं एनआरपी से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे वो तो खुद होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फर्स्ट फेज है। रिपोर्ट को भी आप अलग छोड़ दीजिए। जी जी। आप कह रहे हैं ना नहीं है। हाँ। अभी तो उन्होंने इनके लॉ मिनिस्टर जो हैं सिन्हा साहब, लॉ मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि एनआरपी के कुछ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल एनआरसी में किया जा सकता है। जी 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 जी। तो अब कहा है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोहरे मुंह और मुख्तलिफ किस्म की जो बातें हैं इनकी, उससे इनकी छवि जो है बिल्कुल झूठ के। तो अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अब सूरत क्या बनेगी? जो मोमेंटम पूरे मुल्क में है, आगे आने वाले वक्त को आपको क्या लगता है? और आप कोई ख़ास बात अगर सभी लोगों से, उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम से क्या बात कहना चाहेंगे? एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मोमेंटम में अगर सरकार ने
वायलेंस के ज़रिए से मकसद हासिल करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान में वो होगा जिसका कोई तस्वुर नहीं कर सकते। ये धमकी नहीं है, ये मेरा तजिया है। जी जी जी। क्योंकि जब भी इस तरह की तहरीकें शुरू हुई हैं, चाहे भारत में हुई हों, चाहे भारत के बाहर हुई, उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तलबा नौजवान मैदान में उतरते हैं तो उसका नतीजा बहुत भयानक निकलता है। जी जी। अगर उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाए, जहाँ जहाँ कुचलने की कोशिश की गई है वहाँ सरकार को या बरसर इक़्तिदार रजीम को इसका ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। जी। वक्ती तौर पे हो सकता है कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में उनके लिए तबाही और बर्बादी है। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से नंगा नाच हुआ है, ये इसकी पब्लिसिटी आज पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत जैसा मुल्क गांधी जिसने पैदा किया, जी, जो अमन का पैगंबर था, आज उस मुल्क में ये हो रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान ये थी कि सारे मज़ाहिब के लोग पीसफुली रहते हैं, उसको सबको बिल्कुल तहस नहस बहरहाल किया। ये मीम अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से बातें बताई और ख़ास तौर पर ये जो मोमेंटम है इसका क्या नतीजा होगा उस तरफ आपने बताया, और लोगों को किस तरह से, और ख़ास तौर पर मैं तो अक्सर ये बात कहता रहा हूँ कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और उसको अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। और मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही वक्त पर हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।